हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है द पीसीएस ब्लूप्रिंट चैनल में। हम लोग कल एनसीईआरटी की पहली क्लास अपलोड किए थे और उसमें हमने हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और ओशन में जो रिलीफ फीचर होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ा था। आज हमारा सेकंड टॉपिक है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन जो है ओशन वाटर में या सरफेस वाटर का कैसे होता है। ठीक है, तो इसको आज हम लोग करेंगे और ट्राई करेंगे कि ये टेम्परेचर वाला पोर्शन जो है वो आज ख़त्म हो जाए। ठीक, उसके बाद एक चीज़ और आपको याद दिला दें कि जो डेली टारगेट क्लास है वो स्टार्ट हो चुका है और ग्रुप जो है बन गया है और लोग उसमें ज्वाइन किए हुए हैं। तो अगर आपको भी ज्वाइन करना हो तो आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको लेट ना हो और आप एग्ज़ाम में जो है 2 महीने बचे हुए हैं। ठीक, तो आज वाला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग सरफेस वाटर का पढ़ेंगे कि सरफेस वाटर का जो टेम्परेचर है वो कैसे कैसे अफेक्ट करता है, कौन कौन अफेक्ट करता है इसको। ठीक है, सबसे पहले लैटिट्यूड, दूसरा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर और तीसरा प्रिवेलिंग विंड। तो और चौथा जो है वो ओशन करंट है। चौथा क्या है? ओशन करंट। यहाँ पे ये फोर्थ पॉइंट है। एक एक करके हम लोग समझते हैं कि कौन सा टॉपिक जो है कौन सा फैक्टर कैसे अफेक्ट करता है ओशन करंट को। सबसे पहले अगर देखें इसमें लिखा हुआ है द टेम्परेचर ऑफ सरफेस वाटर डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स बिकॉज द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीज पोलवर्ड। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, इसमें कुछ इतना एक्सप्लेन करने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए कि जैसे ये इक्वेटर है, ठीक है, और अगर हम पोल की तरफ जाएंगे तो आपने सोलर इंसोलेशन पढ़ा होगा। जब हम पोल की तरफ जाते हैं तो सोलर इंटेंसिटी जो है वो कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रेज जो है डायरेक्टली ना आके तिरछी पड़ती है, स्लैंटिंग रेज वहाँ पे पड़ती है। और जो अर्थ हमारा है वो थोड़ा टिल्ट है, 23 हाफ डिग्री टिल्टेशन है, तो इससे जो है पोल्स पे डायरेक्टली सनलाइट नहीं पड़ता है, रेज जो है डायरेक्ट ना आके थोड़ा तिरछी आती है पोल पे। तो इसलिए जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो जो ओशन का सरफेस वाटर है उसकी सरफेस वाटर जो है उसका टेम्परेचर जो है वो कम होने लगा। क्यों? क्योंकि सोलर की इंटेंसिटी जो है इंटेंसिटी जो है वो सोलर की वो कम होने लगती है। इस वजह से टेम्परेचर जो है वो कम होने लगता है। तो इक्वेटर के पास अगर ओशन है, कोई सरफेस वाटर है, तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा और अगर पोल की तरफ है तो उसका टेम्परेचर जो है वो कम होगा। ठीक, सेकंड पॉइंट है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। तो अब ये पॉइंट है, ये इसमें लैंड और ओशन का हीटिंग कौन जल्दी होता है कौन कम होता है, ये इस पे का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर देख लेते हैं द ओशन इन द नदर्न हेमिस्फीयर रिसीव्स मोर हीट ड्यू टू देयर कॉन्टैक्ट विद लार्जर एक्सटेंट ऑफ लैंड देन द ओशंस इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक, ये कहना क्या चाहता है यहाँ पे, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक, जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि जो लैंड है, ठीक है, वो हीटिंग उसकी जल्दी होती है इन कंपेयर टू वो ओशन या वाटर। ठीक है, तो वाटर की हीटिंग जो है ये जल्दी हीट करेगा लैंड कॉन्टिनेंट, और ये जो इसकी हीटिंग जो होगी ये स्लो होगी लैंड के कंपेयर में। तो अगर हम लोग नदर हेमिस्फीयर की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कई कॉन्टिनेंट पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कई कॉन्टिनेंट पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो सरफेस वाटर होगा ओशन का, वो लैंड के हीटिंग की वजह से, लैंड जल्दी हीट कर जाता है, तो लैंड की हीटिंग की वजह से ये जो सरफेस वाटर है ओशन का ये भी जल्दी हीट करेगा और इसका टेम्परेचर जो है वो लैंड की वजह से ज़्यादा होगा। अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर में देखें तो यहाँ पे आपको लैंड कम दिखेंगे, ओशन जो है वो ज़्यादा दिखेंगे। ठीक है, लैंड जो है वो कम दिखेगा। एक यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया छोटा दिख जाएगा, नीचे अंटार्कटिका पोलर रीजन है, तो यहाँ पे लैंड के एक्सटेंट जो है वो कम है। जो लैंड कम है तो जो वाटर की हीटिंग होगी वो इस साइड आपको कम दिखेगी, सरफेस वाटर जो ओशन का वो कम हीट होता हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि लैंड जो है इसके टेम्परेचर को अफेक्ट करने के लिए यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है। लेकिन नदर्न हेमिस्फीयर में अगर आप देखेंगे तो लैंड का क्वांटिटी ज़्यादा है या कॉन्टिनेंटल पार्ट जो है ज़्यादा है। तो जो कॉन्टिनेंटल पार्ट ज़्यादा है तो लैंड जो है सोलर इंटेंसिटी से ज़्यादा जल्दी हीट करता है। जो लैंड हीट करेगा और ओशन भी हीट हो रहा है, लेकिन लैंड के प्रभाव से, कॉन्टिनेंट के प्रभाव से जो ओशन का सरफेस वाटर है वो और ज़्यादा हीट कर जाएगा। मतलब उसमें डबल इफेक्ट पड़ेगा, एक कॉन्टिनेंट का हीट और एक ओशन का हीट जो वो खुद से हीट हो रहा है। ठीक है, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में जब देखेंगे तो केवल एक ओशन का टेम्परेचर जो ही सरफेस वाटर है वही एक अफेक्ट करेगा ओशन के टेम्परेचर को। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि लैंड जो है वो ओशन या वाटर से जल्दी हीटअप होता है। ठीक है,
अगर लैंड 1 मिनट में हीट हो रहा है तो ओशन जो है वो उसको 1-1.5 मिनट लगेगा। ठीक, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, सेकंड पॉइंट। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, प्रिवेलिंग विंड। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट आप जो हम लोग अल नीनो पढ़ेंगे इंडियन मानसून में, तो ये वाला कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी आपको आएगा, तो ये इसको अच्छे से समझना है कि ये क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या है, वाटर का मूवमेंट है किसके द्वारा, विंड के द्वारा। ठीक, तो ये देखते हैं कैसे ये चीजें होती हैं। यहाँ पे लिखा है द विंड ब्लोइंग फ्रॉम सरफेस वाटर अवे फ्रॉम द कोस्ट रिजल्टिंग इन द अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर फ्रॉम बिलो, इट रिजल्ट इन टू द लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशन। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि कैसे काम करता है। मान लीजिए पहले आप लोग यहाँ पे दो विंड समझिए, ऑनशोर विंड और दूसरा है ऑफशोर विंड। ऑनशोर विंड क्या होता है, जो विंड ओशन से लैंड की तरफ ब्लो करती है उसको बोलते हैं ऑनशोर विंड, और जो विंड लैंड से ओशन की तरफ, कॉन्टिनेंट से ओशन की तरफ बहती है उसको हम लोग बोलते हैं ऑफशोर विंड। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ था क्या, प्रिवेलिंग विंड। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये कोई रीजन है। ठीक है, मान लीजिए एक रीजन है और यहाँ पे जो एक बहुत टाइम से एक विंड चल रही है। ठीक है, तो इस विंड को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिवेलिंग विंड बोलते हैं। अब इसको ओशन के रेफरेंस में समझते हैं कि यहाँ ओशन से क्या रिलेशन है। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक ओशन है, ठीक है, इसका सरफेस वाटर है और ये कॉन्टिनेंट है। ठीक, अब अगर एक विंड चल रही है जो वहाँ की, मतलब एक रीजन है और यहाँ पे एक प्रिवेलिंग विंड चल रही है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक, एक विंड चल रही है वो इस डायरेक्शन में चल रही है, ईस्ट टू वेस्ट। ठीक, यहाँ पे विंड का फ्लो क्या है, ईस्ट टू वेस्ट है। तो अब यहाँ पे लैंड है और ये ओशन है, तो मान लीजिए सोलर इंटेंसिटी पड़ रही है, तो इस पे जो है ये यहाँ पे आपका वार्म वाटर दिखेगा। यहाँ पे वार्म वाटर जो है इस साइड पूरे ओशन में जो सरफेस वाटर है वो वार्म होगा। तो जब विंड चलती है ईस्ट टू वेस्ट, मान लीजिए विंड चल रही है, ठीक है, अब ये कौन सी विंड चल रही है, लैंड से ओशन की तरफ विंड चल रही है, यानी ऑफशोर विंड जो चल रही है। ये क्या करेगी, जो यहाँ पे वार्म वाटर है ना, इनको यहाँ से मूव कर देगी, यानी शिफ्ट कर देगी किस साइड, वेस्ट डायरेक्शन में। यहाँ से जो वार्म वाटर है ये किस साइड शिफ्ट हो गया, ईस्ट साइड से वेस्ट साइड में। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, जो यहाँ पे वाटर था यहाँ से खाली स्पेस बच गया। ठीक है, यहाँ पे जो वाटर था वार्म, ये तो हट गया यहाँ से, तो यहाँ पे एक वॉल्यूम जो है वाटर का वो खाली हो गया। अब इसको भरने के लिए कोई ना कोई चीज आएगी, तो जो नीचे से डीप वाटर में से जो कोल्ड वाटर है वो यहाँ से अपवेल होने लगता है। कोई स्पेस है, ठीक है, और यहाँ पे आप खाली कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेस हो गया, तो जो उसकी नीचे वाली चीज है वही जाहिर सी बात है कि ऊपर आएगी। तो अब ओशन में नीचे क्या है, कोल्ड वाटर होता है। कैसे होता है, अभी हम लोग जो टेम्परेचर वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे तब समझाऊंगा मैं। अभी मान लीजिए कोल्ड वाटर नीचे होता है ओशन में, तो जब यहाँ पे स्पेस खाली हुआ वार्म वाटर से, तो जो नीचे का कोल्ड वाटर है वो अपवेल करके ऊपर आ गया, और यहाँ पे अब क्या हो गया, इस कोस्टल साइड में यहाँ पे क्या हो गया, कोल्ड वाटर आ गया। तो जो कोल्ड वाटर होता है, नीचे से जो वाटर आता है वो न्यूट्रिएंट में रिच होता है, यानी न्यूट्रिएंट रिच होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस वाले कोस्टल एरिया में आपको जो मरीन बायोडाइवर्सिटी है वो आपको ज़्यादा दिखेगी, और यहाँ पे प्लैंक्टन्स वगैरह भी जो है वो ज़्यादा आ जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट होता है जब ऑफशोर विंड चलती है, यानी लैंड से ओशन की तरफ विंड चली और इसने वाटर को जो है शिफ्ट कर दिया किसी एक डायरेक्शन में। ठीक, अब इसी का जब अपोजिट होगा, ऑनशोर विंड जब चलेगी तब क्या होगा, ये जो वार्म वाटर है इस साइड का, ठीक है, ये और इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जब ये ऑनशोर विंड चलेगी तो इससे क्या होगा कि जो मान लीजिए यहाँ पे ओशन था, ठीक है, और ये कॉन्टिनेंट हो गया, कॉन्टिनेंट वाला पार्ट। अब विंड जो है वेस्ट टू ईस्ट चल रही है, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट चल रही है, तो ये वार्म वाटर जो है यहाँ से आके यहाँ पे जो है वार्म वाटर की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, यानी वार्म वाटर जो है यहाँ ज़्यादा कलेक्ट हो जाएगा। तो इस जगह का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वार्म टेम्परेचर जो है, वार्म वाटर जो है वो ज़्यादा आ गया। ठीक है, यही यहाँ पे लाइन लिखी हुई है कि द विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द लैंड टूवर्ड्स द ओशन, यानी ऑफशोर विंड, ठीक है, ड्राइव वार्म सरफेस वाटर अवे फ्रॉम द कोस्ट रिजल्टिंग इन द अपवेलिंग और कोल्ड वाटर फ्रॉम बिलो, इट रिजल्ट इन द लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशन। यहाँ लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशन का मतलब क्या है कि मान लीजिए ईस्ट और वेस्ट, यहाँ पे डायरेक्शन के उसमें लॉन्गिट्यूड समझना है। ठीक है, एक तरफ ईस्ट से एक तरफ वेस्ट, तो ईस्ट से वेस्ट तरफ जो है वार्म वाटर मूव हो गया।
ठीक। तो कॉन्ट्रेरी दिस द ऑनशोर विंड पाइल अप, ठीक है, जो ऑनशोर विंड चलेंगे यानी ओशन से लैंड की तरफ, पाइल अप वार्म वाटर नियर द कोस्ट इन द एंड दस रेजेस द टेम्परेचर। समझ में आ गया, वही जो पॉइंट ऊपर बताया। ठीक, उसके बाद चौथा पॉइंट है ओशन करेंट्स। ठीक है, ओशन करेंट्स आप जान लीजिए कि ये सरफेस वाटर को जो है ये अफेक्ट करती हैं। ठीक, अब यहाँ पे कुछ ओशन करंट्स के नाम दिए गए हैं, कौन सी वार्म करंट होती है, कौन सी कोल्ड करंट, वो जब हम लोग करंट वाला पार्ट करेंगे, ओशन करंट कौन कौन सी होती है, कौन से ओशन में कौन सी करंट चलती है, कौन सी वार्म करंट होती है, ठीक है, कौन सी कोल्ड करंट होती है, तब हम लोग करंट का नाम वहाँ पढ़ेंगे, तब मैं बताऊंगा कैसे ये अफेक्ट करते हैं वहाँ पे चीज़ों को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक लाइन और दी हुई है, कॉन्सेप्ट है द इनक्लोज सी इन द लो लैटिट्यूड्स रिकॉर्ड रिलेटिवली हायर टेम्परेचर देन द ओपन सी, whereas the enclosed sea in the high latitudes have lower temperature in the than the open sea। ठीक है, अब ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको भी समझते हैं। ये भी किससे आपको समझ में आएगा, सोलर इंसोलेशन से। जब आप लोग सोलर इंसोलेशन जो पढ़ते हैं उसी से ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा देखते हैं कैसे। पहले हम लोग बात करेंगे लोअर लैटिट्यूड की। ठीक है, ये इक्वेटर हो गया, और इस वाले एरिया की हम लोग बात करेंगे जो लोअर लैटिट्यूड वाला है, ये पोलर रीजन हो गया। अब अगर आप लोअर लैटिट्यूड देखेंगे तो आपको लोअर लैटिट्यूड में कुछ मैं से एग्जांपल दूं सी का, तो आप लोअर लैटिट्यूड में रेड सी वगैरह, पर्सियन गल्फ वगैरह ये सब आपको दिखेंगे। तो इनक्लोज सी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझिए। जैसे मान लीजिए सी है, ठीक है, मान लीजिए रेड सी है, तो अब आप देखेंगे रेड सी जो है वो कई कॉन्टिनेंट से जो है वो घिरा हुआ है। जब कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि इसका इफेक्ट पड़ेगा, कॉन्टिनेंट की हीटिंग का इफेक्ट भी जो है ये किस पे पड़ेगा, सी पे पड़ेगा। अब हमको पता है कि जो लोअर लैटिट्यूड होता है यहाँ पे जो सन की रेज होती हैं वो डायरेक्ट पड़ती हैं। ठीक है, स्लांटिंग रेज या तिरछी रेज नहीं पड़ती, यहाँ पे डायरेक्ट सन की रेज आती है। तो जो लैंड है ये सी के कंपेयर में जल्दी हीटअप होता है, ये हमने अभी ऊपर पढ़ा। तो लैंड जो है वो हीटअप कर जाएगा, इसका टेम्परेचर जो है ज़्यादा हो जाएगा, और ओशन का टेम्परेचर तो ज़्यादा हो ही रहा है। ठीक है, क्योंकि उस पर भी सन रेज पड़ रही हैं। तो ओशन का टेम्परेचर प्लस लैंड का टेम्परेचर, क्योंकि ये इनक्लोज्ड है तो लैंड का टेम्परेचर भी इस पे इफेक्ट डालेगा। इससे जो है इसका जो सी का टेम्परेचर है वो और ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 2 है तो 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका टेम्परेचर, इनक्लोज सी का टेम्परेचर लोअर लैटिट्यूड में ज़्यादा होता है, किससे, ओपन सी से। मान लीजिए कोई लोअर लैटिट्यूड में ओपन सी है, इसके अगल बगल कोई कॉन्टिनेंट नहीं है, तो इस पे केवल सोलर रेज पड़ रही हैं। ठीक है, तो इससे इसका टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, लेकिन उतना नहीं बढ़ रहा है जितना इनक्लोज सी का बढ़ेगा। ठीक, अब इसी का अपोजिट जब हम लोग हायर लैटिट्यूड में जाएंगे, ठीक, जब हम लोग हायर लैटिट्यूड में जाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक सी है, जैसे बाल्टिक सी का एग्जाम्पल ले लें। ठीक, तो जब बाल्टिक सी में हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे कॉन्टिनेंट्स तो घिरा हुआ है, ठीक है, इनक्लोज सी ये भी है, ये भी कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है, लेकिन कॉन्टिनेंट जो है कोल्ड है, वहाँ पे सोलर इंसोलेशन जो है वो डायरेक्टली नहीं पड़ रही है। तो ये टेम्परेचर भी इसका जो है वो कम हो जाएगा, यानी कोल्ड की तरफ रहेगा। अगर कोई ओशन है हाई एल्टीट्यूड में जो इनक्लोज्ड नहीं है लैंड से, तो अब इसका लैंड का इफेक्ट इस पे नहीं पड़ेगा, इस पे केवल सन रेज पड़ेंगी, और सन रेज पड़ेंगी तो सन रेज से टेम्परेचर ज़्यादा होगा। यहाँ पे क्यों कम हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो लैंड है वो कोल्ड हो रहा है। ठीक है, ठंडी है लैंड, वहाँ पे उतनी हीटिंग नहीं हो रही है, तो लैंड के इफेक्ट से ये जो सी है ये भी ठंडा रहेगा, यानी इसका टेम्परेचर कम रहेगा, और जो ओपन सी रहेगा हाई एल्टीट्यूड में उसका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा रहेगा हाई एल्टीट्यूड में। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस लाइन का यही मतलब था कि अगर हम इनक्लोज सी देखेंगे लो लैटिट्यूड में तो उसका टेम्परेचर जो है ज़्यादा रहेगा इन कंपेयर टू ओपन सी, और जब हाई लैटिट्यूड की बात करेंगे तो उसका टेम्परेचर जो है लो रहेगा इन कंपेयर टू ओपन सी। ठीक है, तो ये सरफेस वाटर का उम्मीद है तो आपको ये समझ में आ गया होगा, सरफेस वाटर का टेम्परेचर जो है कैसे किस किस फैक्टर से अफेक्ट करता है। ठीक, उसके बाद हम लोग अब जैसे सरफेस वाटर का पढ़े वैसे हम लोग अब पढ़ेंगे किसका, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है ओशन में, कैसे कैसे ओशन में जो है वो वर्टिकली जो टेम्परेचर होता है वो अफेक्ट होता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे अच्छा यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है, उस ग्राफ से हम लोग उसको करेंगे ये। ठीक, इस ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो एक तरफ दिया हुआ है इंक्रीजिंग टेम्परेचर और एक तरफ दिया हुआ है इंक्रीजिंग डेप्थ, यानी एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है टेम्परेचर और वाई एक्सिस पे डेप्थ दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे टेम्परेचर 0, 4, 8, 12, 16, 20 बढ़ रहा है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो जो डेप्थ है वो भी लगातार बढ़ रही होगी। अब
अगर हम लोग 100 मीटर की बात करें, ठीक है, यानी सरफेस वाटर यानी हॉरिजॉन्टल वाटर जो है, ठीक है, जो सरफेस पे दिख रहा है, जो हॉरिजॉन्टली है, ठीक है, ये ओसी है, तो ये आपको हॉरिजॉन्टली जो आपको वाटर दिख रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो आप जानते हैं कि सोलर इंसोलेशन होंगे, ठीक है, एंड और सन रेज जो है वो सरफेस वाटर पे डायरेक्टली पड़ रही होंगी, ठीक। तो ये जो सरफेस वाटर है इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा, जो हम लोग ऊपर पढ़े अभी तक, ठीक है। तो जो 100 मीटर तक है, जो 100 मीटर का रेंज होता है, वहां पे अगर आप टेम्परेचर देखेंगे तो 20 से 24 या यहाँ पे अगर ले लें 23 डिग्री तक ये टेम्परेचर आपको यहाँ पे दिखा रहा है। ये इतना पॉइंट जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि 20 से 24 के बीच में टेम्परेचर रहेगा, यानी टेम्परेचर जो है वो हाई है। उसके बाद अगर आप 100 से 400 मीटर के रेंज में जाएंगे, देखेंगे आप यहाँ पे सडन ड्रॉप हो रहा है टेम्परेचर का, ठीक है। आप देखेंगे इस वाले पूरे रीजन में 100 से 400 मीटर तक यहाँ पे सडन ड्रॉप हो रहा है। तो जो सडन ड्रॉप जहाँ से होता है इस एरिया को बोलते हैं थर्मोक्लाइन रेंज, ठीक है, या इसको बोल दे सकते हैं ट्रांजिशनल जोन, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं? ट्रांजिशनल लेयर, ट्रांजिशन लेयर, इसको क्या बोल सकते हैं? ट्रांजिशन लेयर। अब ये होता क्यों है, थर्मोक्लाइन रीजन बनता क्यों है? अब अगर हम देखें तो ट्रांजिशनल लेयर या ट्रांजिशन लेयर, थर्मोक्लाइन लेयर बनती क्यों है, तो आप सबको पता होगा कि जो वाटर होता है, जो वाटर होता है ये पुअर कंडक्टर होता है। कैसा होता है? पुअर कंडक्टर, ठीक। तो इसमें जो है हीट जो है उतना अच्छे से ट्रांसफर नहीं हो पाता है, जो कन्वेक्शन जो है उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो जो टेम्परेचर है, वो जो हीट है वो केवल 100 मीटर तक ही ट्रांसफर हो पाता है, उसके बाद जो है वो ट्रांसफर ऑफ हीट जो है वो बंद हो जाता है। इसीलिए अब आप देखेंगे कि अचानक से जो है वो टेम्परेचर एकदम सडन ड्रॉप करके वो 4 से 6 डिग्री के बीच पहुंच जाता है, ठीक है। यहाँ पे कितना, जहाँ 23 डिग्री 24 डिग्री था वहां से अचानक से ड्रॉप करके वो 300 मीटर के ही रेंज में एकदम पहुंच गया, कहाँ से? 3 से 4 डिग्री पे। और उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो कांस्टेंट बना हुआ है, और यहाँ से डीप ओशन में देखेंगे आप तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है टेम्परेचर वो बना रहता है, ठीक। तो अब अगर आप यहाँ पे समझ गए होंगे तो आप देख रहे होंगे कि एक लेयर जो है अपर में बनी, ठीक है, एक मिड लेयर बनी और एक थर्ड लेयर बनी। तो ये इसी लेयरिंग का, इसको हम लोग बोलते हैं कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है टेम्परेचर का। मतलब आप देखेंगे तो अगर वर्टिकली हम लोग अगर जाएं, ठीक है, ओशन में, तो आप देखेंगे कि 3 लेयर आपको दिखेंगी। जैसे ये ओशन है, ठीक है, तो हम लोग अगर ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, तो एक आपको सरफेस वाली लेयर दिखेगी, और एक मिड में आपको थर्मोक्लाइन की लेयर दिखेगी, और एक आपको दिखेगी डीप ओशन लेयर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 लेयर आपको बनते हुए दिखेगी, एक सरफेस लेयर, ठीक है, दूसरा थर्मोक्लाइन का, थर्मोक्लाइन जहाँ पे सडन ड्रॉप हो रहा है टेम्परेचर का, और तीसरा जो आपको दिखेगा वो दिखेगा डीप ओशन लेयर, ठीक। तो अब सरफेस लेयर में आपको क्या दिखेगा? यहाँ पे आपको वार्म वाटर दिखेगा। कैसा वाटर? वार्म वाटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप सनलाइट आ रही है, सोलर इंटेंसिटी है, यहाँ पे करंट्स चलती हैं, यहाँ पे वेव्स होती हैं, ठीक है, उनसे वो जो है वाटर की मिक्सिंग होती रहती है। थर्मोक्लाइन वाला रीजन जो हो गया, आप इसको एक बोल सकते हैं कि ये एक बैरियर की तरह काम करता है। बैरियर की तरह, बैरियर किसके किसके बीच में? तो ये बैरियर के बीच काम करता है सरफेस लेयर और किसके बीच? डीप ओशन लेयर के बीच में। तो थर्मोक्लाइन वाला रीजन कौन सा होगा? जहाँ पे सडन ड्रॉप ऑफ टेम्परेचर होता है, यहाँ पे टेम्परेचर का सडन ड्रॉप होता है। और उसके बाद डीप ओशन लेयर, यानी जो थर्मोक्लाइन के नीचे वाला लेयर है, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रहेगा, और ये डेंस वाटर रहेगा, स्टिल रहेगा और डार्क रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि सनलाइट जो है वो नहीं पहुंच पा रही। इस तरह से आप देखेंगे तो ओशन में 3 तरह के लेयर का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, या 3 तरह के टेम्परेचर की वजह से 3 तरह की लेयरिंग हो जाती है, या स्ट्रेटिफिकेशन हो जाता है, ठीक। तो ये चार्ट जो ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पे यही एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक। अब उसके बाद अब यहाँ पे जो लाइंस लिखी हुई हैं, यहाँ पे उसी चीज को एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे ये थर्मोक्लाइन और डीप ओशन जो है वो काम करते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे तो ये जो वाला पोर्शन दिया हुआ है आपको, ठीक है, इसको आप रीड करिएगा, और जो ये यहाँ पे आपको फिगर दिया हुआ है ये वाला, इसको आप एनालाइज करिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको एनालाइज करिएगा। यहाँ से आपको समझ में आएगा कौन से इक्वेटर पे और हाई एल्टीट्यूड पे, मिडिल एल्टीट्यूड पे कैसे टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आपको एनालाइज करने में दिक्कत हो, ना समझ में आए, तब आप कमेंट करके यार मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आपको ये चीज़ समझा दूंगा। इसको मैं यहाँ बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि जो यहाँ बताया हूँ वही चीज आपको, उसमें बस थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन करना है, आपको समझ में आ जाएगा वो पार्ट, ठीक।
तो ये क्या हो गया हमारा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेयर। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे कि यहाँ पे यही लेयरिंग के बारे में बात की हुई है, फर्स्ट लेयर, ठीक है, सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर। अब एक चीज अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो ये आपको लेयरिंग कहाँ कहाँ मिल सकती है। अगर इस लेयर की बात करें, स्ट्रेटिफिकेशन की बात करें, तो आपको स्ट्रेटिफिकेशन आपको कहाँ कहाँ मिल सकता है। ये स्ट्रेटिफिकेशन वहीं मिलेगा जहाँ पे टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होगा, ठीक है। जैसे हम लोग अगर लो लैटिट्यूड की बात करें, जहाँ पे रेज जो है सन की वो डायरेक्टली आ रही है, जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे आपको सरफेस वाटर जो है आपको गर्म होता हुआ दिखेगा, फिर थर्मोक्लाइन वाला रेंज दिखेगा, फिर आपको डीप ओशन वाला रेंज दिखेगा। अब अगर हम लोग हाई एल्टीट्यूड की बात करें, जहाँ पे ऑलरेडी कोल्ड वाली कंडीशन बनी हुई है पोलर रीजन की वजह से, ठीक है, वहाँ पे कोल्ड वाली कंडीशन बनी हुई है पोलर रीजन की वजह से, तो वहाँ पे तो सरफेस वाटर जो है वो गर्म ही नहीं होगा। यहाँ पे सरफेस वाटर कैसा रहेगा, यहाँ पे सरफेस वाटर कोल्ड रहेगा। एक तो रीजन पोलर रीजन है क्योंकि आइस और ग्लेशियर है, दूसरा सन की रेज भी जो है वो तिरछी पड़ रही है, डायरेक्टली यहाँ पे नहीं पड़ रही। जैसे मिड लैटिट्यूड या लो लैटिट्यूड में डायरेक्टली पड़ रही थी तो यहाँ पे टेम्परेचर जो था वो वार्म था यार, वाटर जो था वार्म था, लेकिन पोलर रीजन में आपको कोल्ड दिखेगा। तो अब आप देखें कोल्ड सरफेस वाटर, फिर कोल्ड, और ये भी थर्मोक्लाइन में सडन टेम्परेचर ड्रॉप, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर ड्रॉप क्या ही होगा, जब कोल्ड है तो टेम्परेचर ड्रॉप क्या ही होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको लेयरिंग या स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो अपर या हाई लैटिट्यूड के जो ओशन होते हैं उसमें उतना अच्छे से देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये थोड़ा ऑब्जर्वेशन आप यहाँ पे रख सकते हैं कि जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो आपको वहीं दिखेगा जहाँ पे टेम्परेचर का वेरिएशन काफ़ी अच्छा होगा, जहाँ पे सनलाइट अच्छा होगा, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, वहीं पे आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक। तो ये हो गया हमारा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है टेम्परेचर का। उसके बाद इसमें सैलिनिटी वाला कॉन्सेप्ट है, उसको अगर कराएंगे तो थोड़ा क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम लोग उसको जो है अगली क्लास में करेंगे। अभी के लिए आज यही टेम्परेचर वाले तक का पार्ट रहने देते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग यही तक करते हैं, अब अगले क्लास में हम लोग सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर्स करेंगे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जो है आते हैं, ठीक है। हम उम्मीद है कि ये आपको वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन और सरफेस वाटर का जो टेम्परेचर होता है कैसे होता है ये आपको समझ में आ गया। इसको रिवाइज करिए, घटना चक्र इसके साथ लगाना है आपको, और एनसीईआरटी रीड करनी है। इतना होमवर्क आपको जरूर करना है। और जो कमेंट करने को बोला गया है कि जैसे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि रेड सी कहाँ पे है, ठीक है, कौन से कॉन्टिनेंट इसको जो है सराउंड करते हैं, पर्शियन गल्फ कहाँ पे है, बाल्टिक सी कहाँ पे है, ये आप कमेंट करके बताइए और इसको मैपिंग में जाके करिए अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक। तो इससे आपका जो है मैपिंग वाला पार्ट भी कवर होता रहेगा, ठीक है। तो आज इतना रहने देते हैं, कल करेंगे सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर, और इसको अच्छे से रिवाइज करिए। और डेली टारगेट ग्रुप अगर ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, लेट मत करिए।